हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आरजी क्लासेस। आज मैं आपको इस वीडियो में कराऊंगी कि कैसे हमें कॉस्ट कंप्यूट करना है। जब कंपनीज अलग अलग सोर्स से फाइनेंस रेज करती है तो कंपनी को जो कॉस्ट पड़ती है, कंपनी उस कॉस्ट को कैसे निकालती है, हम इन सभी चीज़ों को कंप्यूट करेंगे आज की। अगर कंपनीज डेप्ट कैपिटल ले रही है तो उसकी जो कॉस्ट है ये कैसे कंप्यूट करेगी, इक्विटी से अगर कंपनीज फाइनेंस उठाएगी तो कैसे कॉस्ट कंप्यूट करेगी। लेकिन ये टॉपिक डिस्कस करने से पहले हमें ये पढ़ेंगे कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी उस कैपिटल की कॉस्ट को डिटरमाइन करने में क्या क्या कंपनीज को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। ठीक है, इससे नेक्स्ट हमारा कंप्यूटेशन का टॉपिक रहेगा। तो पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। बहुत छोटा सा टॉपिक है, 3 या 4 पॉइंट रहेंगे इसके। देखिए, लाइक ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो को, बिकॉज इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। पॉजिटिव मोटिवेशन जब मुझे मिलता है तो अंदर से एक बहुत एनर्जाइज वाली फीलिंग आती है और बहुत कोशिश रहती है कि कंटेंट आपके लिए बहुत अच्छा लेकर आऊँ मैं। तो फर्स्ट पॉइंट हम देखते हैं हिस्टोरिक कॉस्ट एंड फ्यूचर कॉस्ट। देखिए, 2 तरह की कॉस्ट होती है। एक होती है हिस्टोरिक कॉस्ट को हम वो कॉस्ट भी कह सकते हैं जो बुक वैल्यू पर रिकॉर्ड होती है। एक होती है फ्यूचर कॉस्ट। आप इसको मशीनरी के एग्जाम्पल से समझिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी ने कोई 20 लाख रुपीज़ की मशीन खरीदी और जब कंपनी इसको बुक्स पे रिकॉर्ड किया तो 20 लाख की अमाउंट पे ही रिकॉर्ड किया। हर साल कंपनी 20 लाख की ही वैल्यू पर उस मशीन को मतलब उस मशीन को दिखाती है। बट क्या ये बिल्कुल ट्रू फिगर है? बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज मशीन की वैल्यू हर साल चेंज होती है, उस पर डेप्रिसिएशन लगता है, तो बहुत सारे रोल रहते हैं। तो बुक वैल्यू आप यहीं से समझ गए होंगे। हिस्टोरिक कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जिस वैल्यू पर कंपनीज ने फाइनेंस रेज किया, जिस कॉस्ट पर कंपनी ने फाइनेंस रेज किया, हर बार उसी कॉस्ट को मेंशन करना, वे हमारी हिस्टोरिक कॉस्ट होती है। बट ये बिल्कुल इररेलेवेंट होता है, बिकॉज जो मार्केट वैल्यू है शेयर्स की चेंज होती रहती है ना। जब मार्केट वैल्यू चेंज होएगी शेयर्स की तो हमें वे कॉस्ट बिल्कुल मार्केट वैल्यू पर ही दिखाना चाहिए, तभी कंपनी के लिए रेलेवेंट है। अदरवाइज इररेलेवेंट है सिर्फ उस चीज़ को हिस्टोरिक कॉस्ट पे दिखाना, क्योंकि इससे हम कोई भी एक कंक्लूजन तक नहीं पहुंच सकते, एक एक्यूरेट डिसीजन नहीं लिया जा सकता, मिसलीडिंग हो सकते हैं कंक्लूजन। दैट्स वाई हमें हमेशा ही कंपनीज को फ्यूचर कॉस्ट पे ही सभी चीज़ें शो करनी चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है गाइस, देखिए, कॉस्ट को लेकर हर एक के ओपिनियन अलग होते हैं। कोई कहता है कि जो बुक कॉस्ट है हिस्टोरिक कॉस्ट है, और जब कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कैलकुलेट किया जाता है वे इस कॉस्ट पर करना इररिलेवेंट होता है डिसीजन मेकिंग के लिए। लेकिन उनका ओपिनियन ये है कि अगर फ्यूचर एस्टिमेटेड कॉस्ट, अगर मान लो फ्यूचर की कॉस्ट को अगर ध्यान में रखकर चीज़ें की जाएंगी तो वे डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत पर्पसफुल रहेगी। ठीक है, देन बात आती है कि इक्विटी की कॉस्ट निकालने में कंपनीज को क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। कंप्यूटेशन का मतलब होता है कैलकुलेशन, ठीक है, कैलकुलेट करना कॉस्ट को इक्विटी की। अगर कंपनी इक्विटीज के थ्रू फाइनेंस रेज कर रही है, ठीक है, इक्विटी शेयर्स इशू कर रही है, तब पैसा ले रही है इक्विटी शेयर होल्डर से, तो कंपनी को उस टाइम क्या कॉस्ट पे करनी पड़ती है उन फंड्स को ऑब्टेन करने के लिए, तो उसको कैलकुलेट करना बहुत डिफिकल्ट है। बिकॉज डिपेंड करता है कि जो इक्विटी शेयर होल्डर्स है वे कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं कंपनी से। जितना रिटर्न वे एक्सपेक्ट करते हैं कंपनी से और कंपनी जितना डिविडेंड उनको पे करती है, वही तो कंपनी की कॉस्ट हुई इक्विटी को लेने की। समझ रहे हो बात मेरी? इक्विटी से कैपिटल रेज करने की के लिए जब कंपनी डिविडेंड पे करती है तो वही तो कंपनी की कॉस्ट हुई, जो मैं ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुकी हूँ। लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर्स की एक्सपेक्टेशन को पता एडजस्ट करना, उसका पता लगाना या आइडिया लेना बहुत डिफिकल्ट, बिकॉज हर इक्विटी शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन अलग होती है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो उनकी एक्सपेक्टेशन को अफेक्ट डालते हैं। तो कहीं ना कहीं गाइस बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है उनकी एक्सपेक्टेशंस का पता लगाना। बिकॉज फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए कंपनीज बहुत ज़्यादा डेप्ट कैपिटल अगर यूज़ करती है तो इक्विटी शेयर होल्डर का रिस्क बढ़ता जाता है, बिकॉज उनको ये लगता है कि हमें तो पेमेंट लास्ट में मिलेगी, सबसे पहले पेमेंट डिबेंचर्स को की जाएगी। अगर सारी पेमेंट उन्हीं को कर दी तो हमारे लिए कुछ बचा ही नहीं, तो हमें तो बहुत बड़ा लॉस उठाना पड़ेगा। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो उनकी एक्सपेक्टेशंस पर अफेक्ट डालते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स की, तो इसलिए उनकी एक्सपेक्टेशंस का आइडिया लगाना कंपनी के लिए थोड़ा टफ हो जाता है। तो ये भी डिफिकल्टी कंपनी को फेस करनी पड़ती है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं गाइस। देखिए, जब कंपनीज रिटेन अर्निंग से एक तरीके से अपनी सेविंग का यूज करती है तो उस टाइम उसकी कॉस्ट निकालना कंपनी के लिए क्यों एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट कर देता है। देखिए, हमें कई बार ये लगता है कि कंपनीज अगर अपनी सेविंग्स का
इस्तेमाल कर रही है अपनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, तो कंपनी के लिए तो फ्री सी बात है, बिल्कुल उन्होंने अपने प्रॉफिट का कुछ पोर्शन अपनी एज ए रिटेन अर्निंग्स में डाला हुआ है, तो बिल्कुल फ्री है कंपनी के लिए। बट ऐसा नहीं है, वे फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता। अगर वही पैसा वे बाहर से उठाते तो उनको कुछ ना कुछ तो कॉस्ट देनी पड़ती उसके लिए। अगर वही कंपनी अगर अपनी सेविंग्स का यूज़ कर रही है, रिटेन अर्निंग्स का यूज़ कर रही है, तो कंपनी को लॉस हो रहा है, फिर भी कंपनी की यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आती है। अगर कंपनी उस पैसे को कहीं किसी को अगर मान लीजिए कंपनी अगर किसी को बोरो करती हुए पैसा, तो कंपनी उसके बदले कुछ ब्याज मिलता है ना। अगर कंपनीज अपने मेंबर्स को ही मान लीजिए पैसा लोन पे दे रहे, तो कंपनी को क्या मिलता। अगर मान लीजिए अगर कोई एम्प्लॉय ड्राइंग कर रहा है कंपनी में, तो उस एम्प्लॉय को उस ड्राइंग पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो एक चीज़ कंपनी को मिल रही, तो कंपनी की इनकम थी, बट अब कंपनी को वे नहीं मिल रही, तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक तरीके से कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो रिटेन अर्निंग्स भी कंपनी के लिए कॉस्टली होती हैं, ठीक है। जब अर्निंग रिटेन होती है तो जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको डिविडेंड नहीं दिया जाता या उनको डिविडेंड कम दिया जाता है। तो जो डिविडेंड इक्विटी शेयर होल्डर्स फोरगो करते हैं या सेक्रीफाइस करते हैं, वे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हुई, ठीक है। बिकॉज अलग जो डिफरेंट शेयर होल्डर्स होते हैं उनके पास अलग अलग अपॉर्चुनिटीज होती है अपने डिविडेंड को इन्वेस्ट करने की। बट अगर कंपनी ज़्यादा पोर्शन यानी 1 लाख का प्रॉफिट है, अगर उसमें से 80,000 कंपनी रिटेन अर्निंग रख रही है अपने पास एज ए सेविंग कर रख रही है, तो जो बाकी के 20,000 सिर्फ उतना ही डिविडेंड बांटा गया। तो इक्विटीज़ के पास शेयर होल्डर्स के पास कम आया डिविडेंड, ठीक है, उन्होंने अपना बहुत बड़ा पोर्शन डिविडेंड का सेक्रीफाइस कर दिया, तो कहीं ना कहीं कंपनी उनके लिए क्या है, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। प्रॉब्लम्स इन असाइनिंग वेट्स, देखिए बहुत सारे सोर्स है फाइनेंस को रेज करने के, उन सभी को वेट देना कि किस सोर्स से कितना फाइनेंस उठाया, किस सोर्स से कितना कॉस्ट पड़ा कंपनी को उसे ऑब्टेन करने के लिए, उसको वेट देना थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, थोड़ा डिफिकल्ट भी हो जाता है। तो अब यहाँ पर चॉइस आती है कि क्या उनको बुक वैल्यू वेट्स का यूज़ करना है या मार्केट वैल्यू वेट्स का यूज़ करना है। अब ये बुक वैल्यू वेट्स क्या है, मार्केट वैल्यू वेट्स क्या है, ये हम तब पढ़ेंगे जब मैं आपको सिखाऊंगी कि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकालते हैं। उसमें ये दोनों ही कॉन्सेप्ट यूज़ किए जाएंगे, लेकिन थोड़ा मैं आपको यहाँ पर आइडिया दे देती हूँ कि बुक वैल्यू वेट जैसे हमने बुक कॉस्ट का पढ़ा, बुक हिस्टोरिक कॉस्ट का पढ़ा, सेम थोड़ा हमारा टॉपिक यहीं से ही मिलता जुलता है। एंड सिमिलरली जैसे मार्केट वैल्यू हमारी चेंज होती रहती है, फ्लक्चुएट होती रहती है, उसके अकॉर्डिंग वेट्स पर भी अफेक्ट आएगा। तो ये दोनों ही कॉन्सेप्ट हमारे कहीं ना कहीं कॉस्ट से रिलेट करते हैं। तो जब मैं आपको बी पार्ट कराऊंगी इसका, तो मैं आपको चीज़ें क्लियर कराऊंगी। अब मैं आपको बताऊंगी कि जब कंपनी अलग अलग सोर्सेज के थ्रू कैपिटल लेती है, तो कंपनी उस कॉस्ट को कैसे कंप्यूट करती है, कैसे कैलकुलेट करती है। देखिए हम सबसे पहले पढ़ेंगे ए पोर्शन को, कि आप देखिए दो तरह के सोर्सेज होते हैं फाइनेंस के, एक होता है ऑन्ड कैपिटल, एक होता है बोरोड कैपिटल। ऑन्ड कैपिटल में आपके इक्विटीज, प्रेफरेंसेस, ठीक है, रहते हैं, एंड रिटेन्ड अर्निंग्स आपके रहते हैं। एंड बोरोड कैपिटल में आपका रहता है डिबेंचर्स, आपने कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन उठाया है, तो ये चीज़ें हमारी बोरोड कैपिटल में रहती है। तो जितने भी हमने 5 पॉइंट्स ये पढ़े हैं, उन 5 पॉइंट की अलग अलग तरीका है कॉस्ट निकालने का, वे हम अब देखते हैं, ठीक है। जैसे कि आप देख ही रहे हो, हम इसमें ये 4 पॉइंट्स पढ़ेंगे कि अगर कंपनी डेप्ट कैपिटल यूज़ कर रही है तो उसकी कैसे कॉस्ट निकालेगी, प्रेफरेंस की कैसे निकालेगी, इक्विटीज़ की कैसे निकालेंगे, रिटेन की कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉस्ट ऑफ डेप्ट। कंपनी जो है डेप्ट को कई तरीके से रेज कर सकती है, या तो उन्होंने फाइनेंशियल बैंक से कोई लोन उठाया, कोई फंड बोरो किया है, या पब्लिक से कोई पब्लिक डिपॉजिट लिया है, या फिर कोई डिबेंचर्स इशू किए हैं, ठीक है। हर एक के ऊपर कंपनी को एक स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है, फिक्स इंटरेस्ट देना पड़ता है, और मेच्योरिटी आने पर उसकी रिपेमेंट करनी होती है अगर वह रिडीमेबल डिबेंचर्स है तो जो डिबेंचर्स है उसको हम पार पर, डिस्काउंट पर या प्रीमियम पर इशू कर सकते हैं, ठीक है। अब पार का मतलब होता है कि फॉर एग्जाम्पल एक डिबेंचर 10 रुपए का है, तो 10 रुपए मान लीजिए कंपनी ने 1 लाख डिबेंचर्स इशू किए हैं 10 रुपीज पे, ठीक है। तो 10 रुपीज जो है ये है पार वैल्यू का मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल कंपनी ने 1 लाख डिबेंचर्स 10 रुपीज पर 10 के मतलब इशू किए है, तो जो पर 10 रुपीज है ये पार वैल्यू है, ठीक है। अगर कंपनी डिस्काउंट लेकर आएगी तो इसमें से वो डिस्काउंट कट हो जाएगा, अगर प्रीमियम पे इशू करेगी तो इसमें प्रीमियम ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस पढ़ेंगे गाइस। क्वेश्चंस को करने से पहले आप
को पता होना चाहिए डेप्ट्स दो तरह के होते हैं, एक होता है इरिडीमेबल डेप्ट, एक होता है रिडीमेबल डेप्ट। इरिडीमेबल डेप्ट वो डेप्ट होते हैं जो कंपनी पूरी लाइफ टाइम तक यूज करती है, और जब कंपनी वाइंड अप होती है तो सबसे पहले पेमेंट डिबेंचर होल्डर्स को की जाती है, ठीक है। लेकिन अगर कंपनी डिफॉल्ट कर रही है इंटरेस्ट पे करने में, या इंटरेस्ट पे नहीं कर रही डिबेंचर होल्डर्स को, तो देन डिबेंचर होल्डर्स कंपनी को फोर्स कर सकते हैं वाइंड अप के लिए, ठीक है। तो इसको निकालने का फॉर्मूला क्या है, KDB। के का मतलब है कॉस्ट, डी का मतलब है डिबेंचर्स, एंड बी का मतलब है बिफोर टैक्स। कि एक बात और बताना चाहूंगी मैं आपको, जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि फ्रेश प्रॉफिट्स यानी जो नेट प्रॉफिट होते हैं कंपनी के, जब कंपनी उसमें से सारा इंटरेस्ट पे कर देती है, ठीक है, टैक्सेस पे कर देती है, जो पोस्ट टैक्स प्रॉफिट बचता है ना, तो उसमें से इक्विटीज को डिविडेंड दिया जाता है। लेकिन डिबेंचर होल्डर्स को, मान लीजिए डिबेंचर कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 1 लाख रुपए, ध्यान दीजिएगा गाइस, मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगी यहाँ पे आपको। देखिए 1 लाख रुपए जो है ये EBIT है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है। कंपनी ने अभी तक इस 1 लाख में से कोई भी पेमेंट नहीं करी, कोई भी खर्चे पे नहीं किए। कंपनी को डिबेंचर होल्डर्स को 10,000 का इंटरेस्ट देना है, तो कंपनी ने 10,000 पहले ही इस इंटरेस्ट से काट लिया, तो कितने बचे, 90,000 रुपए। तो जो ये 90,000 रुपए है गाइज, ये है अर्निंग बिफोर टैक्स, टैक्स से पहले जो अर्निंग थी, बट आफ्टर इंटरेस्ट, ठीक है। तो अब इस 90,000 के ऊपर जो भी टैक्स की रेट रहेगी वो टैक्स लगाया जाएगा। मान लीजिए फॉर एग्जांपल 90,000, जो 90,000 है उस पर 50% टैक्स की रेट लगेगी, तो कितना हुआ 45,000, ठीक है। तो उसमें से डिडक्ट हो जाएगा 45,000, इसका हमारा बच कितना गया, 45,000 ही हमारा बच गया। तो जो ही हमारे जो कंपनी के पास टैक्स की पेमेंट के बाद जो प्रॉफिट बचा है, ये आता है पोस्ट टैक्स प्रॉफिट, और इस प्रॉफिट में से इक्विटीज को डिविडेंड दिया जाता है, ठीक है। अब आपको बात क्या ध्यान में रखनी है, अगर कंपनी 1 लाख रुपए पर टैक्स लगाती तो कितना लगता, 50,000 लगता, ना कि 45, यानी कंपनी को ज्यादा टैक्स पे करना पड़ता। लेकिन जो कंपनी फिक्स्ड सिक्योरिटीज पर इंटरेस्ट देती है, उस इंटरेस्ट का कंपनीज को टैक्स में डिडक्शन मिलती है। दैट्स वाई हमने पहले 1 लाख में से 10,000 रुपए काटे, तो कंपनी को अब 90,000 पर टैक्स देना है, ना कि 1 लाख पर, क्योंकि 10,000 की टैक्स में एजम्पशन मिल गई कंपनी को। तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब मैंने ये पॉइंट क्यों कराया, बिकॉज जो अब हमें यहाँ पर जो कॉस्ट निकालनी है इरिडीमेबल डेब्ट की, वे निकालनी है टैक्स से पहले कि क्या कॉस्ट पड़ी कंपनी को, ठीक है। एक्स कंपनी एक्स लिमिटेड ने इशू किए 15 लाख, ठीक है, 8% डिबेंचर्स। ये जो 8% आप देखते हो, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है जो कंपनीज डिबेंचर होल्डर्स को देती है। जो 15 लाख के कंपनीज ने डिबेंचर इशू किए, वे पार पे किए, डिस्काउंट पे किए 7% एंड प्रीमियम पे किए 10%। अब आपको डेप्ट निकालनी है कि कंपनी जब डेप्ट कैपिटल रेज करती है तो कंपनी को क्या कॉस्ट पड़ती है उस फंड को रेज करने की, ठीक है। अब हम इसको यहाँ पे एग्जाम्पल से समझेंगे। देखिए गाइस, सबसे पहले हम ये देखेंगे, कंपनी 15 लाख की कंपनी ने डिबेंचर इशू किए, यहाँ पे मैं 15 लाख लिख रही हूँ, ठीक है। 8% कंपनी इसके ऊपर इंटरेस्ट देगी। जब आप 15 लाख पर 8% निकालेंगे तो आपको 1,20,000 रुपए कंपनी इंटरेस्ट देगी डिबेंचर होल्डर को, ठीक है। एंड कंपनी ने पार पर डिबेंचर्स इशू की है। तो आप देखिए क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि फॉर्मूला क्या था, देखिए कॉस्ट ऑफ डेप्ट निकालने का। आप जब जितना इंटरेस्ट, ये 1 नहीं है, ये 1 नहीं है, ये इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट को जब आप नेट प्रोसीड से डिवाइड कर देंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी कॉस्ट ऑफ डेप्ट निकल जाएगी बिफोर टैक्स। नेट प्रोसीड का मतलब होता है जितना कंपनी ने इशू किया डिबेंचर्स, लाइक फॉर एग्जांपल 10,000 के डिबेंचर्स इशू किए 10 रुपीज में, तो कंपनी को 1 लाख रुपए मिले, तो जो 1 लाख रुपए में नेट प्रोसीड है कंपनी की, ओके। तो जब हम, यानी कंपनी 15 लाख पे कितना इंटरेस्ट दे रही है, 8%, यानी 1,20,000 कंपनी इंटरेस्ट दे रही है। कंपनी को कितना मिला, 15 लाख मिला टोटल डिबेंचर इशू करके, ठीक है। इसको जब हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जब इसको हम काटेंगे
तो कंपनी को 8% कंपनी की कॉस्ट पड़ी, डिबेंचर से पैसा उठाने की कंपनी को 8% कॉस्ट पड़ी। जब कंपनी डिस्काउंट पे इशू करेगी डिबेंचर्स तो कैसे करेंगे हम, देखिए अब यहाँ पर हमें कैसे निकालना है गाइस, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर जो 7% आपने देखा, जो आपने यहाँ पर 7% देखा, पहले हम 15 लाख का, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, 15 लाख का में से हम 7% काटेंगे तो आपको, जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 15 लाख में से 1,05,000 काटने होंगे। ठीक है, तो आपको ये पड़ा 13,95,000। आप इंटरेस्ट कितना दे रहे हो, आपको इंटरेस्ट 8% का दे रहे हो। पहले आप 1,20,000 लिखे, देन आप 15 लाख का 7% काटे, यानी आपको 15 लाख में से 1,05,000 काटने हैं, तो आपको 13,95,000 पे निकालना है कि कितनी कॉस्ट पड़ी कंपनी को, तो पड़ी 8.6%। ठीक है, जब कंपनी प्रीमियम पे इशू करती है डिबेंचर्स तो इसका मतलब कंपनी पार वैल्यू से ज्यादा अमाउंट में डिबेंचर्स इशू कर रही है। ठीक है, तो अब हम कैसे निकालेंगे, देखिए अब आपको 15 लाख में 10% ऐड करने हैं। वैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई आएगा बट प्लस करना है इसको, तो इसलिए मैंने यहाँ पे प्लस का साइन लगाया है। देखिए तो आपको 15 लाख में 1.5 लाख ऐड करना है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर है दैट इज 1.5 लाख, 1.5 लाख आपका आंसर आया। तो आपको इस 15 लाख में 1.5 लाख ऐड करना है, तो इसका मतलब 16,50,000। अब जो आप कंपनी इंटरेस्ट पे कर रही है 1,20,000 रुपये, कंपनी अब इस 1,20,000 रुपये को कितनी नेट प्रोसीड पर निकालेगी, 16,50,000 रुपये। और उसको जब हम 100 से करेंगे तो कंपनी 7.27% की रेट पर 7.27% जो हमारा ये आंसर आया, मतलब ये है कि डेप्ट से पैसा उठाने की कंपनी को ये कॉस्ट पड़ी अगर कंपनी उसको प्रीमियम पर इशू करती है डिबेंचर्स को तो। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कॉस्ट ऑफ इरिडीमेबल डेप्ट आफ्टर टैक्स। अगर कंपनी डेप्ट को यूज कर रही है एज ए सोर्स ऑफ फाइनेंस तो वे बहुत सारा अमाउंट सेव कर सकती है, बिकॉज टैक्स में डिडक्शन मिलती है। ठीक है, जितना भी अमाउंट इंटरेस्ट के रूप में पे किया जाएगा डेप्ट्स के ऊपर, वे हमारा एक्सपेंस डिडक्ट हो जाएगा टैक्स कंप्यूट करने से पहले। ठीक है, तो इसीलिए इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ डेप्ट इज रिड्यूस बिकॉज ऑफ सेविंग इन टैक्सेशन। तो इसका फॉर्मूला क्या रहेगा गाइस, इसमें आपका फॉर्मूला सेम रहेगा। यहाँ पर आप ए देख रहे हो, ये ए का मतलब है आफ्टर टैक्स। ठीक है, जब आप इंटरेस्ट को नेट प्रोसीड से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो आपको ब्रैकेट में लिखना है इंटरेस्ट माइनस रेट ऑफ टैक्स। ये जो आप आई देख रहे हो ये है एनुअल इंटरेस्ट चार्ज। सॉरी मैं गलत बोल गई, यहाँ पर ये तो आई है एनुअल इंटरेस्ट चार्ज और ये है 1। जब आप 1 में से टैक्स रेट डिडक्ट कर देंगे, ठीक है, तो हमारा ये फॉर्मूला बनेगा। देखते हैं, हम क्वेश्चन देखते हैं। एक्स लिमिटेड ने 8% परसेप्चुअल डेप्ट इशू किया 20 लाख रुपए की। ये जो 8% है फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, जो कंपनी अपने डिबेंचर होल्डर्स को देती है। कंपनी को जो टैक्स देना है वो 40% देना है। अब हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है, ये समझकर कि जो टैक्स है आफ्टर टैक्स एज्यूमिंग द डेप्ट इज इशूड, कि मतलब हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो डिटरमाइन करनी है वे ये एज्यूम करके करनी है कि हमने आफ्टर टैक्स इशू किया है। देखिए 20 लाख का 8% हो गया 1,60,000। ठीक है, अब जो ये 1,60,000 हमें पार वैल्यू पर रखना है, यानी 20 लाख हमारा सेम रहेगी वैल्यू। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से और 1 माइनस टैक्स रेट कितनी थी 40%। ठीक है, हमें सेम एग्जैक्ट फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये चीज़ अप्लाई कर देनी है। तो कंपनी को जो कॉस्ट पड़ेगी वे पड़ेगी 4.8%। ठीक है, अगर कंपनी डिस्काउंट पर इशू करती है डिबेंचर्स तो कैसे करेंगे गाइज हम, देखिए 20 लाख में से आप 10% निकालिए। पहले 20 लाख का 10% कितना हुआ 2 लाख। अब आपको इस 20 लाख में से 2 लाख को डिडक्ट करना है, तो आपके पास जो अमाउंट बचा, जो नेट प्रोसीड बची, वो बची 18 लाख। ठीक है,
तो इंटरेस्ट कितना था 1,60,000, डिस्काउंट काट के कितने बचे नेट प्रोसीड 18 लाख, गुना में 100 एंड यहाँ पर 1 माइनस 40%। जब आप इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा दैट इज 5.33%। ये जो आपका आंसर आया है ये है कंपनी ने जब डेप्ट से पैसा उठाया तो कंपनी को इतना कॉस्ट पड़ा उस कैपिटल से। ठीक है गाइस, हम नेक्स्ट पढ़ेंगे अब रिडीमेबल डेप्ट अगर कंपनी इशू करती है तो कंपनी को उससे क्या कॉस्ट पड़ती है। ठीक है, रिडीमेबल डेप्ट और इरिडीमेबल डेप्ट में बहुत बड़ा डिफरेंस है। रिडीमेबल डेप्ट की स्पेसिफिक मेच्योरिटी डेट होती है, जैसे ही मेच्योरिटी डेट आती है हमें भी सारा का सारा कंपनी को पैसा रिडीम करना होता है डिबेंचर होल्डर्स को। ठीक है, बट इरिडीमेबल डेप्ट में पूरी कंपनी जब तक चल रही होती है तब तक वो डिबेंचर्स का पैसा यूज करती है। ठीक है, बट अगर कंपनी डिफॉल्ट करती है इंटरेस्ट की पेमेंट में तो जो डिबेंचर होल्डर्स है इरिडीमेबल जो डिबेंचर होल्डर्स है तो कंपनी को फोर्स कर सकते हैं बाइंड अप के लिए। तो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डेप्ट। ठीक है, तो थोड़ा सा ये पार्ट आपके लिए लंबा हो सकता है बिकॉज इसके बहुत सारे पार्ट्स बनेंगे क्योंकि इसमें आपको एग्जाम्पल से मैं सारी चीज़ें कराऊंगी। ब्लैक बोर्ड की फैसिलिटी गाइज जब अरेंज होगी तो आपको और अच्छे से चीज़ें क्लियर होंगी बिकॉज ब्लैक बोर्ड ही है। ब्लैक बोर्ड पर चीज़ें आप लाइव देख सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। तो मेरी कोशिश है कि मैं भी आपको ऐसे ही कराऊं बिकॉज अभी ब्लैक बोर्ड की फैसिलिटी मैं अरेंज करूंगी तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको भी इसी के थ्रू ही कराने की कोशिश करूँ सारे एग्जाम्पल्स। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट में पूछिए। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय एंड अपने फ्रेंड्स को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियो ये।